परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। परिचय, इंट्रोडक्शन। प्राचीन समय में परिवहन एवं संचार के साधन प्रायः एक ही हुआ करते थे, परंतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप अब दोनों प्रकार के साधनों का विशिष्टीकरण हो गया है। वस्तुतः यातायात के विभिन्न प्रकार के आधुनिक साधनों का विकास तथा इसके संचालन में आपसी समन्वय देश की राजनीतिक तथा आर्थिक एकता व विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि संचार के साधन संदेशों या विचारों को प्रसारित करते हैं। 21वीं सदी में परिवहन व संचार क्रांति ने विश्व को लघुग्राम में परिवर्तित कर दिया है। परिवहन में सुधारों के साथ साथ संचार के साधनों का भी महत्वपूर्ण विकास होता रहा है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, बेतार संचार, वायरलेस, रडार और स्वचालित कंप्यूटरों की सहायता से व्यापारिक संदेशों के आने जाने में तथा रेलगाड़ियों, जलपोतों और वायुयानों को अपनी यात्राएं पूरी करने में भारी सहायता मिल रही है। स्थल परिवहन या सड़कें। प्राचीन समय से ही भारत में परिवहन मार्गों में सड़कों का महत्व बहुत अधिक रहा है। गुप्त एवं मौर्य काल में देश में राजमार्गों का जाल सा बिछा था। इन शासकों के समय की बसी सड़कें आज भी परिवहन के अन्य सभी साधनों का आधार स्तंभ हैं तथा रेल, जहाज एवं विमान की पूरक हैं। सड़कें प्रारंभ से ही परिवहन का मुख्य साधन रही हैं, किंतु हाल के वर्षों में हो रहे प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप सड़क मार्गों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता दोनों में काफी उन्नति हुई है। एक समय जलमार्ग माल ढुलाई का प्रमुख माध्यम होता था, किंतु सड़क मार्ग इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जैसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं ने सड़क मार्गों के विस्तार एवं गुणवत्ता दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आज की उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा ग्लोबल पोजिशनिंग एवं उपग्रह आधारित सूचना प्रणाली के द्वारा सड़क परिवहन को नियंत्रित एवं निर्देशित करना सरल हो गया है। फ्लाईओवर एवं सबवे आदि के निर्माण के बाद सड़क परिवहन और अधिक व्यापक एवं तीव्र हो गया है। उन्नत तकनीक पर आधारित वाहन भी अधिक यात्री एवं माल ढोने एवं तीव्र गति से चलने में सक्षम हैं। अतः उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोगों के फलस्वरूप सड़क परिवहन में महान प्रगति संभव हुई है। भारत की सड़क प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की द्वितीय विशालतम प्रणालियों में से एक है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़े के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 64 लाख किमी है। देश में कुल परिवहन का 83% सड़क, 9% रेलवे, 6% वायुमार्ग एवं 2% जलमार्ग से होता है। महत्व की दृष्टि से भारतीय सड़कों को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1. राष्ट्रीय राजमार्ग, 2. राज्यीय राजमार्ग, 3. जिले की प्रमुख सड़कें, 4. गांव की सड़कें और 5. सीमावर्ती सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, इन मार्गों की उपयोगिता इस तथ्य में निहित है कि यह मार्ग समस्त देश को न केवल आर्थिक दृष्टि से ही वरन सैनिक दृष्टि से भी एक सूत्र में बांधते हैं। इनके द्वारा राज्य की राजधानियां, बड़े बड़े औद्योगिक और व्यापारिक नगर तथा मुख्य बंदरगाह आपस में एक दूसरे से जोड़ दिए गए हैं। साथ ही ये भारत को म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और तिब्बत, चीन से जोड़ते हैं। नवंबर 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1.40 लाख किमी तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 220 से अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्गों -44 देश में सर्वाधिक लंबा है। इसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग -27 देश का दूसरा सबसे लंबा महामार्ग है। ये 3507 किलोमीटर लंबा है और पोरबंदर से सिलचर, धुलिया तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग -2 दिल्ली और कोलकाता के बीच है। राष्ट्रीय राजमार्ग -8 दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पठानकोट और कांडला के बीच बना हुआ है। ये राजमार्ग राजस्थान, गुजरात, कच्छ जिला में थार मरुस्थल से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में सड़कों की कुल लंबाई के 2% से भी कम है, लेकिन इनके जरिए कुल सड़क यातायात का 40% आवागमन होता है। राज्यीय राजमार्ग, स्टेट हाईवेज, ये राज्यों की प्रमुख सड़कें हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों एवं जिला केंद्रों से मिली हुई हैं। इन सड़कों के निर्माण और उनको ठीक दशा में रखने का दायित्व राज्य सरकारों पर होता है, परंतु अब राष्ट्रीय व प्रांतीय राजमार्गों के महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण भूतल परिवहन मंत्रालय कराकर उसकी वसूली वाहनों से करता है। जिले की प्रमुख सड़कें, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिले के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने वाली इन सड़कों का संबंध बड़ी सड़कों तथा रेलवे स्टेशनों से भी होता है। इनको बनाने का दायित्व जिला बोर्डों का होता है। गांव की सड़कें, विलेज रोड्स, विभिन्न गांवों को आपस में एक दूसरे से मिलाती है। इनका संबंध निकटवर्ती जिले और राज्यों की सड़कों से भी होता है। प्रायः ये मौसमी मार्ग मात्र होती है जो अधिकतर ग्रामवासियों के सहयोग से ही निर्मित की जाती है। इनकी लंबाई 45.35.511 किलोमीटर है। सीमावर्ती सड़कें, इन सड़कों का निर्माण सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस संगठन का निर्माण मार्च 1960 में हुआ। देश के सीमावर्ती राज्यों के सीमांत प्रदेशों की महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण एवं देखरेख यही संगठन करता है। ये बर्फीले, दलदली, रेतीले आदि सभी प्रकार के प्रदेशों में सड़क प्रवाह मार्ग में निरंतरता बनाए रखता है। अतः ये सड़क निर्माण एवं रखरखाव में आत्मनिर्भर संस्था है। इस संस्था पर लगभग 53,000 किलोमीटर सड़कों की जिम्मेदारी है। अब ये संस्था सुरक्षा सेवा के रूप में सीमांत क्षेत्रों में वायुपथ, तकनीकी क्षमता के विशेष भवन आदि भी बनाने लगी है। प्रमुख सड़क निर्माण परियोजनाएं: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHTP), राष्ट्रीय राजमार्गों के समुचित विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत कश्मीर से कन्याकुमारी व सिलचर से सौराष्ट्र तक के राजमार्ग शामिल है। साथ ही इस परियोजना में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता चारों महानगरों को भी जोड़ा गया है। देश के सड़क विकास क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से संबद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। 30 नवंबर 2006 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 5.474 90.9% किमी कार्य जो स्वर्णिम चतुर्भुज पर पड़ता है, पूरा हो चुका था। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा 7.300 किलोमीटर, जो उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को सलेम से कोची को जोड़ता है और पूर्व में सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर को जोड़ता है, का निर्माण कार्य 2009 में पूरा हो गया। देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई को 4 लेन के द्रुतगामी सड़क मार्ग से जोड़ने की भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण की परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना नाम दिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है।
इनसे देश के प्रमुख बंदरगाहों, तटीय क्षेत्रों, पर्यटन केंद्रों एवं पिछड़े इलाकों को आपस में बेहतर तरीके से जोड़कर अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान की जा सकेगी। माल और यात्रियों की ढुलाई के लिए सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। इस समय 87% यात्रियों और 65% माल की ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। आसानी से उपलब्धता, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलता, किफायती यात्रा इसके कुछ प्रमुख लाभ हैं। रेल और हवाई यातायात के लिए यह एक पूरक सेवा का कार्य करती है। इस परियोजना के पूरा होने पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। देश के प्रमुख महानगरों में द्रुतगामी सड़क मार्ग से जुड़ जाने से अंतर्राज्यीय व्यापार, विदेशों से आयातित माल का समुचित उपयोग, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल का बाजार तक पहुंच एवं निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर इस योजना के तहत 2009 तक देश के 66,800 गांवों को 1,46,000 किमी लंबी सड़कों का जाल बिछाकर मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार ने ये परियोजना मैदानी इलाकों के 1,000 से ज्यादा और पहाड़ी रेगिस्तानी इलाकों के 500 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के इरादे से शुरू की थी। परियोजना का नाम सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) रखा है। प्रधानमंत्री की भारत जोड़ो परियोजना। उत्तर दक्षिण गलियारों तथा स्वर्णिम चतुर्भुज के राजमार्गों को 4-6 लेन के बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHTP) के तहत पहले से ही चल रहा है। इस परियोजना में 10,000 किमी सड़क मार्ग को और शामिल करने की बात प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2003 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कही थी। इस अतिरिक्त परियोजना को प्रधानमंत्री की भारत जोड़ो परियोजना (PMBJP) नाम दिया गया है। इसका शुभारंभ 14 जनवरी 2004 को मकर संक्रांति के अवसर पर तत्कालीन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा पुणे में किया गया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना औद्योगिक गलियारा। ये परियोजना दोनों शहरों के बीच 1,483 किलोमीटर लंबी फ्रेट कॉरिडोर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 5-6 हवाई अड्डों को उन्नत बनाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही इस परियोजना के तहत कई लॉजिस्टिक और एग्रो प्रोसेसिंग पार्क, 4,000 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन इकाई और गुजरात व महाराष्ट्र में 2 ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का निर्माण शामिल है। परियोजना में जापान का सहयोग लिया जा रहा है। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया है। राजीव गांधी बांद्रा-वली समुद्री सेतु परियोजना। राजीव गांधी बांद्रा-वली समुद्री सेतु का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है तथा ये 20 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न फ्रीवे प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इसके बाद वली से हाजी अली और फिर हाजी अली से नरीमन पॉइंट तक सी लिंक बनाने की योजना है। ये सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है। समुद्र पर स्थित 8 लेन का ये पहला खुला मार्ग है, जिसमें इंटेलिजेंट ब्रिज सिस्टम से युक्त 16 लेन का टोल प्लाजा है। इस सेतु का निर्माण महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम एवं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप में की गई है तथा इसमें 1600 करोड़ रुपए की लागत आई है एवं इससे व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट में अरब रुपये सालाना बचत का अनुमान है। इस सेतु से मुंबई के दक्षिण व पश्चिमी इलाकों के बीच का मार्ग 60 से 90 मिनट के स्थान पर 6 से 8 मिनट का हो गया है। चेन्नई नाशरी देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग। ये सुरंग 286 किलोमीटर
लंबे जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के चौड़ीकरण की परियोजना का अंग है। 9.2 किलोमीटर लंबी चेन्यानी नाशरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भूपेन हजारिका सेतु देश का सबसे लंबा नदी सेतु। इस सेतु का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक लोहित नदी पर किया गया है। इस सेतु ऊपरी असोम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के मध्य 24x7 संपर्क को सुनिश्चित करता है। 9.15 किलोमीटर लंबा भूपेन हजारिका सेतु देश का सबसे लंबा नदी सेतु है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सभी पूर्वोत्तर राज्यों के जिला मुख्यालयों 58 शहरों को राज्य की राजधानियों से 2 या 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाएगा तथा राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूर दराज के स्थानों की सड़कों को सुधारना तथा उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ना है। इसके लगभग 4,656 किलोमीटर लंबे राजकीय मार्गों व सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 1,888 किलोमीटर लंबी सड़कों को 2 लेनों में बदलने का लक्ष्य है। सड़क परिवहन की समस्याएं। देश की विशालता एवं प्रकृति को देखते हुए सड़कों का विकास आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हुआ है। सड़कों के तीव्र गति से विकास में निम्न कारण बाधक रहे हैं। 1. भारत की अधिकांश सड़कें न केवल कच्ची है वरन उनके 50% भाग पर पूरे वर्ष मोटरें नहीं चलाई जा सकती। वर्षा में मंडियों और गांवों के बीच संबंध विच्छेद हो जाता है। 2. सड़क परिवहन पर कर की दर ऊंची है। 3. सड़कों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों की संख्या न केवल कम है वरन उनकी भार या यात्री ढोने की कुशलता न्यूनतम है। 4. सड़क परिवहन संबंधी नियमन सभी राज्यों में सरल और एकरूप नहीं है। सड़कों के विकास की आवश्यकता। सड़कों के विकास की अत्यंत आवश्यकता है। कृषि और ग्रामीण परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क परिवहन के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। सड़कों का विकास करना निम्न तथ्यों के कारण भी आवश्यक हो जाता है। एक सड़क रेल मार्ग से तिगुनी यातायात के लिए उपयुक्त मानी गई है क्योंकि एक लाइन पर एक समय में एक ही गाड़ी निकल सकती है जबकि सड़क पर निरंतर मोटरें चलती रहती है। 2. एक बढ़िया 2 पटरी वाली सड़क मार्ग बनाने में अनुमानतः 26 लाख रुपया प्रति 2 किलोमीटर व्यय होता है जबकि चौड़े गेज वाली 2 किलोमीटर लंबी लाइन पर 83 लाख रुपये से अधिक व्यय होता है। 3. रेलों की औसत दैनिक गति 400 से 500 किलोमीटर है जबकि मोटरों की गति इससे दुगनी अधिक होती है। सड़क मार्गों पर लगाई गई पूंजी पर रेल मार्गों पर लगाई गई पूंजी की अपेक्षा अधिक और तीव्र गति से लाभ होता है। 4. समान मात्रा में सामान ढोने पर सड़क व्यवसाय में रेलों की तुलना में 7 गुना अधिक रोजगार मिलता है। 5. देश में 6 लाख गांव दूर दूर बिखरे हैं, अतः उनका मंडियों से संबंध स्थापित करने के लिए सड़कों का विकास अनिवार्य है क्योंकि अधिकांश गांवों एवं कस्बों को सिर्फ सड़कों से ही आसानी से जोड़ा जा सकता है। यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कुल सड़कों की मात्र 2% से कम है, फिर भी उन पर 40% से अधिक माल व यात्री ढोए जाते हैं। इन मार्गों पर प्रांतीय सड़क परिवहन निगमों की 80% बसें चल रही है। यात्री वाहन के इन सभी मार्गों का राज्यवार राष्ट्रीयकरण हो चुका है। सड़क मार्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक GT रोड कहा जाता है। NH47 से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये केरल के वेम्बनाड झील में स्थित विलिगंडन द्वीप में है। विश्व की सबसे ऊंची हाईवे मनाली लेह राजमार्ग है। भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है।
इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु का स्थान आता है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। उसके बाद क्रमशः मिजोरम, मेघालय, गोवा व मणिपुर आते हैं। गोवा, केरल तथा पंजाब जैसे राज्यों में जहां सर्वाधिक सड़क घनत्व है, वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश व पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क घनत्व निम्न है। रेल परिवहन, रेल मार्ग, रेलवेज। भारत में रेल मार्गों का निर्माण 1853 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आरंभ हुआ। इंग्लैंड की ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी तथा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी ने भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया और बंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर रेल मार्ग पर भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। वर्ष 1925 में सर्वप्रथम बंबई वीटी तथा कुर्ला के बीच विद्युत रेलगाड़ी ईम्यू आरंभ की गई। वास्तविकता में देश के सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान भारतीय रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि के विकास में सहयोग किया है। साथ ही भारतीय रेल परिवहन राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक एकता स्थापित करने एवं उसे बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। वर्तमान में भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई 67,368 किलोमीटर, 1,21,407 किलोमीटर रेलवे लाइन की लंबाई हो गई है। देश में विद्युत मार्ग की कुल लंबाई 50% को पार कर चुकी है। इस समय दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा एवं दिल्ली चेन्नई मार्ग को दोहरा बनाकर उसका पूर्णतया विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेल मार्गों पर प्रतिदिन 14,073 रेलगाड़ियां देश के 7,349 स्टेशनों से होकर गुजरती है। इस उद्योग में 71,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगी है। देश में बड़ी, ब्रॉड, छोटी, मीटर और संकरी, नैरो तीनों प्रकार की लाइनें हैं। बड़ी लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर, छोटी लाइन की चौड़ाई 1 मीटर तथा संकरी लाइन नैरो गेज की चौड़ाई 0.762 मीटर होती है। वर्तमान में भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला प्रतिष्ठान है, जिसमें लगभग 14 लाख श्रमिक कार्यरत है। ये प्रतिष्ठान केंद्रीय कर्मचारियों के लगभग 40% व्यक्तियों को रोजगार दिए हुए हैं। देश में रेल मार्गों का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है। अधिकांश रेल मार्ग उन क्षेत्रों में बनाए गए हैं जो बहुत उपजाऊ और घने बसे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्षेत्रों से रेलों को यात्री और माल ढोने को अधिक मिलता है। फलतः रेल मार्गों का विस्तार गंगा की घाटी में अधिक हुआ है। रेल मार्ग प्रसिद्ध बंदरगाहों को औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों से जोड़ते हैं और यह विदेशों से आयातित माल को भीतरी भागों में वितरण करने में सहयोग देते हैं। ये कृषि क्षेत्रों के उत्पादन को कारखानों तक एवं निर्यात हेतु बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं। ये अकाल एवं अन्य दैवीय आपत्ति के समय अकाल पीड़ित और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को अन्न और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने में योगदान देते हैं। सुरक्षा सेनाओं की गतिशीलता बनाए रखते हैं। राष्ट्रीय रेल विकास योजना जनवरी 2003 में रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए रेल विकास निगम की स्थापना की गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजनाएं के तहत निम्नलिखित 3 परियोजना शामिल हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसके तहत 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई व चेन्नई को जोड़ने वाली हाई डेंसिटी रेल मार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके तहत रेल मार्गों का दोहरीकरण, मालगाड़ियों की गति को बढ़ाकर 100 किलोमीटर
प्रति घंटा करने तथा टर्मिनलों व जंक्शन स्टेशनों व नवीनीकरण आदि के कार्य भी संपादित किए जाएंगे। महासेतु निर्माण परियोजना इसके तहत गंगा नदी पर 2 पुलों, पटना के निकट दीघा सोनपुर के मध्य व दूसरा मुंगेर एवं खगड़िया के मध्य रेल सह सड़क पुल, ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ के निकट बोगीबील पर एक पुल तथा चौथा कोसी नदी पर निर्मली व भपतियाही के बीच पुल के निर्माण की योजना शामिल है। बंदरगाहों से दूध संपर्क परियोजना। इस परियोजना के तहत निर्यात व्यापार को सुदृढ़ बनाने के लिए बंदरगाहों से जुड़े रेल मार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल प्रणाली। दिल्ली मेट्रो रेल प्रणाली भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। परियोजना लागत का 30% केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक समान इक्विटी अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। जापान सरकार, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन से उदार ऋण के माध्यम से लागत का 56% वित्त पोषित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली एवं इसके आसपास के क्षेत्रों को त्वरित एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण तथा तीसरे चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि चतुर्थ चरण का कार्य पर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को पर्यावरण के अनुकूल निर्माण व संचालन के लिए ISO 14001 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ये देश में प्रथम द्रुतगामी परिवहन प्रणाली है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है तथा इसमें नई प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। मुंबई एवं बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना। मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 21 जून 2006 को किया। पहले चरण का 11.07 किलोमीटर का ये ट्रैक पूर्वी एवं पश्चिमी मुंबई को भूमिगत रेल से जोड़ेगा। इसका अनुबंध अनिल अंबानी समूह की रिलायंस एनर्जी के नेतृत्व वाले गठबंधन को प्राप्त हुआ है। पहला चरण 2011 में पुनर्तः कार्यशील हो चुका है। मुंबई मेट्रो रेल का पूरा मास्टर प्लान 146.5 किलोमीटर का है, जिसमें 32.5 किलोमीटर ट्रैक होगा। कुल मिलाकर 19,525 करोड़ रुपए की इस परियोजना का दूसरा चरण 2016 में व तीसरा 2021 में पूरा कर लिया गया है। रेल मार्गों का वितरण। रेल मार्गों का घनत्व भूमि के ढाल और जनसंख्या के घनत्व से अधिक प्रभावित होता है। देश में उत्तर के मैदान में रेल मार्गों के उच्च घनत्व का कारण समतल भूमि, उच्च जन घनत्व तथा समुद्र कृषि एवं उस पर आधारित उद्योग धंधे रहे हैं। देश में रेल मार्गों की लंबाई का लगभग आधा भाग सतलज और गंगा के मैदान में है। मैदानी भागों के रेल मार्गों की निम्नलिखित विशेषताएं। 1. इस मैदान के रेल मार्गों की पहली विशेषता यह है कि समतल धरातल होने से मीलों तक उनका मार्ग सीधा है। 2. इन रेल मार्गों की दूसरी विशेषता यह है कि इनकी शाखाएं बहुत है। देश में रेल मार्गों की इतनी संख्या अन्यत्र नहीं मिलती। 3. शाखाएं विशेषतः पूर्वी भारत के कोयला एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। यहाँ रेल के डिब्बों की मांग माल लाने ले जाने में निरंतर बनी रहती है। 4. संपूर्ण मैदानी भागों के महानगर विशाल उत्पादन एवं उपभोक्ता केंद्र हैं। साथ ही पूर्व का कोलकाता बंदरगाह देश के बड़े पत्तनों में से एक है। अतः रेल मार्ग निरंतर व्यस्त रहते हैं। इसी कारण विद्युतीकरण भी सर्वप्रथम यही पूरा किया गया। दक्षिणी भारत के विषम व जटिल धरातल के कारण रेल मार्ग टेढ़े मेढ़े एवं 10 डिग्री से 30 डिग्री तक ढालू हैं।
अतः वहां रेलगाड़ी में एक इंजन पीछे ठेलने के लिए लगाना आवश्यक है। पठार में कहीं कहीं रेल मार्गों को निकालने के लिए पहाड़ों में सुरंगें भी बनानी पड़ती हैं। अतः रेल मार्गों का बनाना न केवल दुस्साध्य ही होता है वरन खर्च भी अधिक होता है। पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट आदि सुरंगें और राजस्थान के उदयपुर तथा जोधपुर संभागों के बीच अरावली श्रेणियों में ऐसी ही सुरंगें बनानी पड़ती है। वास्को और लॉन्डो जंक्शन के बीच 18 और पुणे तथा मुंबई के बीच 26 छोटी बड़ी सुरंगें हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पहाड़ी एवं पठारी भूमि की अधिकता के कारण अधिकांश रेल मार्ग नीची पहाड़ियों, दर्रों या सुरंगों से होकर बनाए गए हैं। 760 किलोमीटर लंबे कोंकण रेलवे मार्ग में 92 सुरंगें बनाई गई हैं, जिनकी कुल लंबाई 84 किलोमीटर है। इनमें से सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। ट्रांस एशियाई रेल नेटवर्क परियोजना एशिया व यूरोप के देशों को वृहद रेल नेटवर्क से जोड़ने की यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (ESCAP) की एक महत्वाकांक्षी ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क परियोजना बनाई गई है। इस प्रस्तावित ट्रांस एशियाई रेलवे तर के लिए अंतर सरकारी संधि चीन द्वारा अनुमोदन के बाद प्रभावी हो गई। चीन द्वारा इस संधि का अनुमोदन 13 मार्च 2009 को किया गया था तथा यह अनुमोदन करने वाला वह 8वां राष्ट्र था। 22 देशों द्वारा हस्ताक्षरित इस संधि का अनुमोदन चीन से पूर्व कंबोडिया, भारत, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, रूस, तजाकिस्तान व थाईलैंड ने किया था। यूरोप व एशिया के देशों को रेल मार्ग से जोड़ने वाले 1,14,000 किमी के प्रस्तावित रेल नेटवर्क में से 22,000 किमी रेल लाइन दक्षिण एशिया, ईरान व टर्की होकर गुजरेगी। इससे चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ईरान व तुर्की में रेल संपर्क कायम हो जाएगा। यह नेटवर्क एशिया व यूरोप के बीच माल की ढुलाई के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगा तथा इससे एशिया व यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा मिल सकेगा। इस नेटवर्क की रेल लाइन भारत में म्यांमार की सीमा से लगे तामू क्षेत्र से प्रवेश करेगी, जहां से यह बांग्लादेश होते हुए पुनः भारतीय क्षेत्र में आएगी। पश्चिम में ये रेल लाइन अटारी होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। रेलवे क्षेत्र भारत में संपूर्ण रेल प्रणाली को 19 मंडलों क्षेत्रों में विभक्त किया गया है और सभी क्षेत्रों के मुख्यालयों की निगरानी प्रबंध महानिदेशक की देखरेख में होती है। प्रशासन भारतीय रेल के प्रशासन एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व रेलवे बोर्ड पर है। ये बोर्ड रेल मंत्रालय की निगरानी में कार्य करता है। रेलवे बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक वित्तीय प्रबंधक तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत अब बोर्ड में 5 सदस्य होंगे: CEO, परिचालन सदस्य, व्यापार विकास सदस्य, मानव संसाधन सदस्य, अवसंरचना एवं वित्त सदस्य। इसके अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र सदस्यों को भी इसके तहत नामित किया जाएगा। जनता और रेलवे के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अनेक समितियां कार्य करती हैं, यथा नेशनल रेलवेज यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, जोनल रेलवेज यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी और डिविजनल रेलवेज यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी। अनुसंधान और विकास लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO भारतीय रेलवे की अनुसंधान और विकास शाखा है। तकनीकी मामलों में ये भारतीय रेलवे के परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है। ये शाखा रेलों के लिए सामान और डिजाइन तैयार करने वाले अन्य संगठनों को भी परामर्श देती है।
प्रशिक्षण। भारत में 4 केंद्रीय प्रशिक्षण संगठन हैं। इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड ट्रैक टेक्नोलॉजी, पुणे, यहाँ सिविल इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस ऑफ सिकंदराबाद, यहाँ सिग्नल और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जमशेदपुर, यहाँ नए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा, यहाँ सभी राजपत्रित अधिकारियों को सामान्य प्रशिक्षण दिया जाता है। रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उपक्रम हैं। इनमें 1. रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड, राइट्स। 2. इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, इरकॉन। 3. इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 4. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 5. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 6. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 7. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8. मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड और 9. रेल विकास निगम लिमिटेड शामिल हैं। रेलवे की विभिन्न कंप्यूटर परियोजनाओं का डिजाइन तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए सरकार द्वारा पंजीकृत सोसाइटी के रूप में रेल सूचना प्रणाली केंद्र CRIS की स्थापना की गई है। कोंकण रेलवे परियोजना भारत के 4 दक्षिणी राज्यों गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के बीच न्यूनतम दूरी वाले रेलवे मार्ग द्वारा लिंक प्रदान करने के लिए मार्च 1990 में कोंकण रेल परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना में रोहा और मंगलुरु के बीच 760 किलोमीटर की दूरी की रेलवे लाइन है। इस परियोजना का क्रियान्वयन 26 जुलाई 1990 को पंजीकृत कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। निगम की कुल इक्विटी में 51% की भागीदारी भारतीय रेलवे की है और शेष 49% की भागीदारी संबद्ध राज्यों की है। पूरे कोंकण रेल मार्ग पर रेल यातायात शुरू हो गया। भारतीय रेलवे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रेल बजट का स्वतंत्र रूप से प्रस्तुतिकरण वर्ष 1924 से ही रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता था। रेल बजट को अलग से प्रस्तुत करने की संस्तुति रेलों के विकास के लिए गठित एकवर्त समिति एक्वर्थ कमेटी ने 1924 में ही की थी, परंतु 2017 में रेल बजट और आम बजट का एकीकरण कर दिया गया। अब दोनों बजट एक साथ पेश किए जाते हैं। भारत में रेल इंजनों का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स तथा वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स तथा भोपाल स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ली भेल के कारखाने में किया जाता है। अधिकांशतः सवारी डिब्बों का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, चेन्नई तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में होता है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयां मैसर्स जैसोप्स, कोलकाता तथा भारत अर्थमूवर्स ली बंगलौर रेल डिब्बे और बिजली के रेल इंजन ईम्यू बनाती है। रेलगाड़ी के पहिए और धुरी बनाने के लिए बंगलौर में एक कारखाना स्थापित किया गया है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत हिमालय व पश्चिमी घाट के दुर्गम पर्वतों के रेलवे मार्ग आते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे दक्षिणी रेलवे का अंग है। 2005 को इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। ये कोयम्बटूर के मेट्रोपालयम से चलकर ऊटी तक 7000 फीट की ऊंचाई में सफर करती है। कालका शिमला रेलवे को 2008 में यूनेस्को की धरोहर सूची में स्थान मिला है। कांगड़ा घाटी रेलवे पठानकोट से जोगिंद्रनगर,
हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2009 में इसे विश्व धरोहर सूची में स्थान हेतु नामांकित किया गया है। समर्पित माल गलियारा रेलवे परियोजना और स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना में संबंध। भारत में परिवहन एवं व्यापार संबंधी आधारभूत ढांचे के विकास के संदर्भ में समर्पित माल गलियारा रेलवे परियोजना एवं स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। यद्यपि दोनों ही परियोजनाएं त्वरित एवं निर्माण रूप से अभिगमन एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक शीघ्रता से माल ढुलाई के उद्देश्य से विकसित की जा रही है, तथापि एक दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद ये योजनाएं अधिक पूरक प्रतीत होती हैं। इस समय देश में माल यातायात का 70% सड़क मार्ग से संपादित होता है। निश्चित रूप से समर्पित माल गलियारा के कार्यशील होने के बाद माल ढुलाई में रेलवे का अंश बढ़ सकता है, लेकिन इस समय देश में माल ढुलाई के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसके कारण स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का लाभ इस क्षेत्र को प्राप्त होगा। अगर यहाँ प्रतिस्पर्धा भी होती है तो ये देश के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सकारात्मक भी माना जाएगा। फिर समर्पित माल गलियारा एवं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बेहतर तालमेल के द्वारा माल ढुलाई अंतर्राज्यीय व्यापार एवं विविध विकास योजनाओं हेतु एक दूसरे के पूरक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। वस्तुतः नियोजकों एवं रणनीतिकारों ने इन दोनों परियोजनाओं से समन्वित रूप से लाभ प्राप्त करने की योजनाएं भी बनाई हैं। समस्याएं एवं संभावनाएं। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है, अतः इसकी समस्याएं भी जटिल और विविध प्रकार की है। यहाँ इनका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। रेल मार्गों के वर्तमान परिवहन तंत्र पर अत्यधिक भार है और वह आज की नई चुनौतियों का भली भांति सामना नहीं कर पा रहा है। देश में अभी भी बहुत से क्षेत्र हैं जो रेल मार्गों की पहुंच के बाहर हैं। आर्थिक विकास में प्रादेशिक विषमता दूर करने के लिए इन क्षेत्रों में रेल मार्गों का विस्तार अपेक्षित है, जिसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। रेल परिवहन को सड़क परिवहन से तीव्र स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में सड़कें रेल मार्गों के समांतर हैं, जिससे सड़कें रेलों के संपूरक की भूमिका नहीं निभा पा रही है। रेलों में कुल 18 लाख नियमित कर्मचारी हैं, जिसमें लगभग 42% अप्रशिक्षित हैं। कुल खर्च का 56% भाग इन कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो जाता है, जिससे रेल परिवहन के विस्तार और सुधार के लिए बहुत कम धनराशि बच पाती है। रेल विभाग को कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने और अतिरिक्त कर्मचारियों की छंटनी के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के कारण रेल विभाग ने ऐसी कई परियोजनाओं की शुरुआत की है जो अर्थक्षम नहीं है और लगातार घाटा दे रही हैं। रेल विभाग का राज्य विद्युत बोर्डों और बिजली गृहों पर करोड़ों रुपए का बकाया है, जिसकी वसूली नहीं हो पा रही है। राज्य विद्युत बोर्डों और एनटीपीसी द्वारा बिजली के मूल्य और सरकार द्वारा डीजल के दामों में अचानक वृद्धि से रेल विभाग की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रेल का प्रशासन और निर्णय केंद्र सरकार के अधीन है, जिसमें रेल मंत्री की मुख्य भूमिका होती है। राजनीतिक उद्देश्यों हेतु लिए जाने वाले गलत निर्णयों और लोकप्रियता के लिए माल और यात्री भाड़ों में समुचित वृद्धि न करने से रेल बजट का घाटा बढ़ता जाता है और रेलों का विकास प्रभावित होता है। रेलवे के अनेक उपकरण पुराने हैं एवं उन्हें बदलने की जरूरत है। रेल लाइन, सिग्नल व्यवस्था, संचार तंत्र, यात्री सुविधा एवं सुरक्षा आदि क्षेत्रों में पर्याप्त सुधार की जरूरत है। उपरोक्त समस्याओं के बावजूद सस्ता, ऊर्जा श्रम, कम प्रदूषण, तेज गति, अधिक वाहन क्षमता और कम खतरों के कारण रेल परिवहन का निकट भविष्य में भी कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए रेलों को अधिक सक्षम, आधुनिक, लाभ कमाने वाली और प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है।
निजी क्षेत्र की सहभागिता और अधिक स्वायत्तता इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। रेल रोड समन्वय, रेल रोड कोऑर्डिनेशन। भारतीय परिवहन प्रणाली में रेल और सड़कों के समन्वय के बिना माल तथा यात्रा परिवहन लगभग असंभव है। सड़क परिवहन के माध्यम से देश के किसी भी मंडी या बाजार में जाया जा सकता है, परंतु रेल परिवहन से भारत के छोटे छोटे जगहों पर जा पाना संभव नहीं है। ऐसी दशा में सड़कें रेल परिवहन के लिए धमनी का काम करती हैं। इसके विपरीत रेलों द्वारा माल व यात्री परिवहन देश के दूर दूर केंद्रों तक आसानी व सस्ते लागत में पहुंचाया जाता है। रेलों द्वारा भारी सामान तथा कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, खाद्यान्न, भारी इंजीनियरिंग वस्तु आदि को आसानी से परिवहित कर लिया जाता है, परंतु सड़कों द्वारा ये दुरूह कार्य है। इसी प्रकार बिना अच्छी सड़कों के रेल परिवहन भी अपने पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सकती है। इस प्रकार रेल व सड़क एक दूसरे के लिए पूरक का कार्य करते हुए परिवहन व्यवस्था में योगदान देते हैं। वर्तमान समय में सड़कें व रेल परिवहन में एक प्रतिस्पर्धा बन गई है। स्वतंत्रता के समय सड़कों द्वारा माल का 12% और यात्रियों का 26% क्रमशः बढ़कर 61 और 85% हो गया, जबकि रेल परिवहन का हिस्सा तुलनात्मक रूप से सड़क परिवहन के हिस्से से घटता जा रहा है। स्वतंत्रता के समय स्थिति इसके विपरीत थी। प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में रेल परिवहन का हिस्सा भारी माल यातायात में बढ़ रहा है। सड़क परिवहन की स्वाभाविक श्रेष्ठता। मोटर परिवहन कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है जो रेलवे परिवहन के लिए संभव नहीं। उदाहरण के लिए घर घर से माल एकत्र करना और पहुंचाना, समय सारणी से अधिक लोच, तेज परिवहन आदि। सड़क परिवहन के इन लाभों ने इसे व्यापारी वर्ग के लिए बहुत लोकप्रिय बना दिया है। जहां पर थोड़ा माल भेजना हो वहां सड़क परिवहन ही उचित है। सड़क परिवहन द्वारा कई बार हमारी परिवहन लागत आधी हो जाती है और माल पहुंचाने का समय बहुत हद तक बच जाता है। इसमें चोरी नहीं होती है, कोई हानि, कोई कष्ट या पैकिंग की खचरचीली विधि का भी प्रयोग नहीं होता। सड़क परिवहन की श्रेष्ठता का एक और कारण ये भी है कि रेल परिवहन को कुछ मूल लाभों के अधीन कार्य करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, रेल कर्मचारियों के घंटे निश्चित है। रेलों को सामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए यात्रा संबंधी रियायतें देनी पड़ती है। उन्हें सभी प्रकार के यातायात को स्वीकार करना पड़ता है और इसमें चुनाव नहीं कर सकती। उन्हें खाद्यान्नों, सीमेंट, कोयला, खाद और अन्य वस्तुओं पर विशेष रियायतें देनी पड़ती है क्योंकि वे नीची भाड़ा दर ही बर्दाश्त कर सकती है। रेलों को देश के हितों के लिए यदि हानि भी सहन करनी पड़े तो भी वे कार्य करती है। अतः एक सार्वजनिक उपयोग उद्यम होने के नाते रेलों को अलाभकारी मार्गों के संचालन में, निम्न दर पर ढुलाई वाले माल के परिवहन में और निर्यात व्यापार आदि के लिए दी गई रियायतों के रूप में हानि सहन करनी पड़ी। युद्ध के उद्देश्य से जो रेल मार्ग बनाए जाते हैं उनमें हानि होती है। इन्हें अनिवार्य वस्तुओं को प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाने के लिए भी हानि सहन करनी पड़ती है। रेलों को सड़क परिवहन की प्रतियोगिता से बचाने के उपाय। रेलों को अपनी सेवाओं में सुधार कर सड़क परिवहन से प्रभावी रूप में प्रतियोगिता करनी चाहिए। सस्ते वापसी टिकट को बस सर्विस चलानी चाहिए, शटल गाड़ियां चलानी चाहिए, अपनी सारणी में सुधार करना चाहिए। सस्ते वापसी टिकट और तीसरे दर्जे के मौसमी टिकट और बारातों आदि के लिए रियायतें देनी चाहिए। इसी प्रकार कच्चे माल यातायात के संबंध में रेलों को काम शीघ्रता पूर्वक करना चाहिए, अपने तरीकों को सरल बनाना चाहिए, माल पहुंचाने और एकत्र करने की सुविधाएं आदि बढ़ानी चाहिए। 1945 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के मार्गदर्शन,
इसके अनुसार सड़क परिवहन को 120 किलोमीटर दूर तक नाशवान एवं नाजुक वस्तुओं को बिना रोक टोक ले जाने की आज्ञा दी गई। इस दूरी के पश्चात उन्हें परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया और वे परमिट उसी हालत में जारी किए जाएंगे यदि रेलें इस यातायात को उठा न सकें। जम्मू बारामूला रेलमार्ग परियोजना कश्मीर का शेष भारत के साथ रेल संपर्क स्थापित करने के लिए जम्मू से उधमपुर, कटरा, काजीगुंड व श्रीनगर होते हुए बारामूला तक के समस्त रेलमार्ग की लंबाई 342 किलोमीटर है। अक्टूबर 2009 को 119 किलोमीटर लंबे बारामूला से काजीगुंड रेल मार्ग के अंतिम विस्तार अनंतनाग काजीगुंड रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। अनंतनाग माझोम 66 किलोमीटर तथा माझोम बारामूला 35 किलोमीटर रेल लाइन पहले ही पूरा किया जा चुका है। जम्मू बारामूला रेल मार्ग परियोजना के पूरा होने से कश्मीर के सेब बागानों एवं कालीन, शॉल व हस्तशिल्प उद्योगों को भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संबद्ध किया जा सकेगा। इससे वहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे व आतंकवादी गतिविधियों में कमी आएगी। जल परिवहन देश में जल यातायात को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1. अंतर्देशीय जलमार्ग और 2. सामुद्रिक जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज। आंतरिक जल यातायात का सबसे अधिक महत्व उत्तर पूर्वी भारत के असम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में है। भारत में आंतरिक जल यातायात 20,275 किलोमीटर लंबे मार्गों पर होता है। नहरें, कैनाल्स। भारत की अनेक नहरें जल मार्गों के रूप में कार्य करती हैं। लगभग 4,303 किलोमीटर लंबी नहरों में नावें चलाई जाती है। नदी परिवहन भारत में वर्ष भर चालू रहने वाले जल मार्गों पर स्टीमर और बड़ी बड़ी नावें चलती है। उत्तरी भारत की नदियों में 3,220 किलोमीटर तक स्टीमर चलते हैं, जिनसे वर्तमान में मात्र स्थानीय माल ढोने के लिए ही नावें काम में लाई जाती है। सिर्फ असम, पश्चिम बंगाल एवं बिहार से नियमित स्टीमर सेवा कोलकाता तक उपलब्ध है। इनसे अधिकांशतः कृषिगत व बागान उद्योग का माल एवं यात्री व खनिज ढोए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने से डिब्रूगढ़ तक 1,440 किलोमीटर तक स्टीमर सेवा है। हुगली नदी में भी नादिया तक जहाज पहुंच सकते हैं। कोलकाता से असम तक स्टीमर चलते हैं। अधिकांश जूट, चाय, लकड़ी और चावल नावों से ही बड़े शहरों में पहुंचाया जाता है। अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास के लिए अक्टूबर 1986 में भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। आंतरिक जल परिवहन को पोषित करने के उद्देश्य से सरकार ने 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों नेशनल हाईवेज का दर्जा दिया है। इनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से प्रयागराज तक गंगा नदी में 1,620 किलोमीटर। 1986 ये जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग -2 धुबरी से सादिया तक ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर 26 अक्टूबर 1988 में घोषित। मुख्यतः असम में स्थित यह जलमार्ग पूर्वोत्तर क्षेत्र को कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में कोलम कोट्टापुरम 168 किलोमीटर, चमकारा नहर में 14 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल नहर में 23 किलोमीटर तक 1 फरवरी 1993 में घोषित। कुल लंबाई 205 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग -4
भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 10वीं योजना में काकीनाडा मरकानम जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 4 के रूप में घोषित किया गया। लगभग 1100 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग गोदावरी एवं कृष्णा नदियों पर फैला हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, इस जलमार्ग की घोषणा भी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के साथ ही 4 नवंबर 2008 में की गई। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 के अंतर्गत तालचेर से धमरा के बीच ब्राह्मणी नदी तंत्र के जलमार्ग को जियूंखली से चरबतिया के बीच, पूर्वी तट नहर जलमार्ग को चरबतिया से धमरा के बीच मताई नदी जलमार्ग को तथा मंगलगिरी से पारादीप के बीच महानदी के डेल्टाई नदियों के जलमार्ग को शामिल किया गया है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 623 किलोमीटर है। पूर्वी तट नहर ईस्ट कोस्ट कनाल 1 के अंतर्गत पुराना हिजली ज्वारीय नहर दी ओल्ड हिजली टाइडल कनाल एवं उड़ीसा के तटवर्ती नहर को शामिल किया जाता है। प्रस्तावित राष्ट्रीय जलमार्ग बराक नदी के जलमार्ग को लखीमपुर असोम से भांगा करीमागंज असोम के बीच भाया सिलचर असोम अगला राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। भारत में सुव्यवस्थित विकास, प्रोत्साहन एवं स्टीमर सेवा के अभाव में जलमार्गों का नामात्र ही स्थानीय रूप से उपयोग हो पाया है, जबकि यहाँ पर 7 से 9 माह तक नियमित रूप से जलमार्गों का सस्ती दरों पर माल ढोने में उपयोग हो सकता है। स्थानीय निरर्थक कारणों एवं आपसी मतभेद व राजनीतिक कारणों से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। आंतरिक जल परिवहन विकास की आवश्यकता और उसकी संभावनाएं और लाभ इस प्रकार हैं। 1. उत्तर पूर्वी भारत में प्रतिवर्ष बाढ़ें आती हैं, जिससे अनेक बार कई महीनों के लिए सड़क यातायात बंद हो जाता है। ऐसे समय जल यातायात लाभदायक हो सकते हैं। 2. लंबी यात्रा एवं भारी माल के लिए जल परिवहन रेल और सड़क दोनों से सस्ता पड़ता है। कोलकाता से असोम के मध्य चाय, जूट, चावल, मशीनें, भारी नल एवं अन्य उपकरण जल मार्गों से ही ले जाए जाते हैं। 3. रेलें और सड़कें वर्तमान यातायात वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि उनके लिए पर्याप्त पूंजी, स्थान एवं तकनीक उपलब्ध नहीं है, जबकि जल मार्ग प्राकृतिक हैं जिनको परिवहन योग्य बनाने के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रकृति की देन है। 4. युद्ध के समय अथवा अन्य राष्ट्रीय संकट के दिनों में जल परिवहन के लिए उतना भय नहीं जितना रेल अथवा सड़क के लिए। अतः आंतरिक जल परिवहन का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से वांछनीय है। 5. जल मार्गों का तेजी से समुचित विकास हेतु कोलकाता एवं हल्दिया पर आयात किए गए भारी माल, खाद्यान्न, खनिज, तेल, कच्चा माल, अयस्क, खाद आदि को यथासंभव गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल मार्गों द्वारा भेजा जाए। 6. देश की सभी प्रमुख व नाव्य नदियों के मार्गों के निकट ही निर्यात वाली एवं आयात माल पर निर्भर औद्योगिक इकाइयां यथासंभव स्थापित की जाएं। इससे जल यातायात सेवा का शीघ्र विस्तार हो सकेगा। सामुद्रिक जलमार्ग, ओशियानिक वाटरवेज। भारत के 7516.6 किलोमीटर लंबे समुद्र तट में 13 प्रमुख बंदरगाह तथा लगभग 200 छोटे बंदरगाह है। प्रधान बंदरगाह हैं कांडला, मुंबई, नावसेवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मार्मुगुआ, न्यू मंगलोर, तूतीकोरिन, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया, इन्नौर तथा अंडमान, पोर्ट ब्लेयर। इन मार्गों पर अधिकतर अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जापानी और इटालियन कंपनियों के जहाज चलते हैं। भारतीय कंपनियों के जहाजों की संख्या बहुत ही कम है।
भारत हिंद महासागर के सिरे पर स्थित है। यहाँ से पूर्व और दक्षिण पूर्व को सामुद्रिक मार्ग चीन, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण और पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका को और दक्षिण में श्रीलंका को जाते हैं। इस प्रकार भारत पश्चिम के औद्योगिक व संपन्न देशों को दक्षिण पूर्व व पूर्वी एशिया के विकासशील एवं कृषि प्रधान देशों से मिलाने के लिए एक कड़ी का काम करता है। भारत के सामुद्रिक मार्ग विशेषतः कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोची, मुंबई एवं कांडला के बंदरगाहों से ही आरंभ होते हैं। नीचे इन बंदरगाहों से आरंभ होने वाले प्रमुख मार्गों को बताया गया है। कोलकाता 1, कोलकाता सिंगापुर न्यूजीलैंड। 2, कोलकाता कोलंबो पेर्थ एडिलेड। 3, कोलकाता कोलंबो अदन पोर्ट सईद। 4, कोलकाता सिंगापुर हांगकांग टोक्यो। 5, कोलकाता विशाखापत्तनम चेन्नई। 6, कोलकाता रंगून। विशाखापत्तनम 1, विशाखापत्तनम रंगून। 2, विशाखापत्तनम चेन्नई कोलंबो। 3, विशाखापत्तनम कोलंबो अदन पोर्ट सईद। 4, विशाखापत्तनम कोलकाता। चेन्नई 1, चेन्नई कोलंबो मॉरिशस। 2, चेन्नई कोलंबो अदन पोर्ट सईद। 3, चेन्नई रंगून सिंगापुर। 4, चेन्नई कोलकाता। 5, चेन्नई मुंबई। कोची 1, कोची मुंबई कराची। 2, कोची मुंबई अदन पोर्ट सईद। 3, कोची कोलंबो कोलकाता पेर्थ। 4, कोची कोलंबो कोलकाता। मुंबई 1, मुंबई कोलंबो पथ एडिलेड। 2, मुंबई मोम्बासा डरबन केप टाउन। 3, मुंबई कोलंबो सिंगापुर। 4, मुंबई कराची अदन। 5, मुंबई पोर्ट सईद। 6, मुंबई कोलंबो चेन्नई। टैंकर जहाज। इसका उपयोग तेल कंपनियों द्वारा शुद्ध तेल तटीय भागों में ढोने एवं पश्चिमी एशिया से कच्चा तेल ढोने में होता है। इस निगम की एक सहायक कंपनी मुगल लाइन्स है, जिसके पास यात्री तथा माल ढोने वाले जहाज हैं। ये हज यात्रियों को भी ले जाते हैं। 1947 में भारत में केवल 2.0 लाख टन जीआरटी की जहाजी शक्ति थी। वह निरंतर बढ़ते हुए वर्तमान में 74,81,790 जीआरटी के 239 विदेशी जहाज तथा 8,04,612 जीआरटी के 473 तटवर्ती जहाज हैं। भारतीय जहाजों का योग विदेशी व्यापार में 28.6% है। इस प्रकार आज भी देश के कुल व्यापार का 72% भाग विदेशी जहाजरानी कंपनियों के हाथ में है। यद्यपि भारत का विश्व के व्यापारिक राष्ट्रों में 11वां स्थान है, किंतु भारतीय पोतचालन विश्व के सामुद्रिक राष्ट्रों में 16वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य का व्यापार विश्व के व्यापार का 16.4% है, किंतु उसका जहाजी बेड़ा विश्व के 19.1% के बराबर है। भारत का व्यापार विश्व व्यापार का 1.52% है, किंतु जहाजी बेड़ा केवल 1.7% ही है। भारत के प्रमुख बंदरगाह। कांडला, वर्तमान में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इस बंदरगाह का निर्माण गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी में 1930 में किया गया था। शुरुआत में यहाँ सिर्फ साधारण आकार के जहाज ठहर सकते थे, लेकिन भारत के बंटवारे के बाद जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया तो उत्तरी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर राज्यों के सामानों के आयात निर्यात हेतु कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। इसका पोताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है।
यहाँ आयात शुल्क एवं चुंगी नहीं देना होता है। पेट्रोलियम उत्पाद के आयात हेतु ये बंदरगाह प्रसिद्ध है। यहाँ से पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम की देश के आंतरिक भागों तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। इस बंदरगाह की एक समस्या है कि यह भूकंप प्रभावित क्षेत्र जोन बी में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप के प्राकृतिक कटान में स्थित है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। चक्रवात एवं तूफान के समय भी जहाज सुरक्षित खड़े रह सकते हैं। मुंबई बंदरगाह में जल की गहराई मीटर है। स्वेज नहर की गहराई भी इतनी ही है। अतः स्वेज नहर से आने वाले सभी जहाज यहाँ ठहर सकते हैं। पेट्रोलियम, खाद्यान्न, सूती एवं ऊनी वस्त्र, चमड़ा एवं यात्री परिवहन की दृष्टि से इस बंदरगाह का विशेष महत्व है। यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है। नहावा शेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई में पनवेल के पास इस बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। ये देश का आधुनिक बंदरगाह है। मार्मुगांव बंदरगाह ज्वारनदमुख एस्चुरी ये गोवा में जुआरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क का बहुतायत में निर्यात किया जाता है। ज्ञातव्य है कि गोवा लौह अयस्क की दृष्टि से धनी राज्य है। यहाँ से काजू, मछलियाँ, मसाले, चावल आदि का भी निर्यात किया जाता है तथा खनिज तेल, उर्वरक, सीमेंट, खाद्य पदार्थ, कांच के सामान आदि का आयात किया जाता है। यहाँ से आयात की तुलना में निर्यात अधिक किया जाता है। न्यू मंगलौर से 9 किलोमीटर उत्तर में इस बंदरगाह को विकसित किया गया है। यहाँ से कुद्रेमुख के लौह अयस्क को निर्यात करने की सुविधा है। मछलियाँ, उर्वरक, काजू, वनोत्पाद, कहवा यहाँ से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं। ये रेल लाइन एवं NH-17 द्वारा मुंबई एवं कोची से जुड़ा है। कोची केरल के तट पर विलिंगटन द्वीप पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये समुद्र के समानांतर विशाल लेगून के मुहाने पर स्थित है। अब अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से मुख्यतः नारियल उत्पाद, काजू, चाय, रबर, मछली, मसाले निर्यात किए जाते हैं। खनिज तेल, उर्वरक, कोयला, खाद्य तेल का आयात किया जाता है। तूतीकोरिन तमिलनाडु तट के सहारे मन्नार की खाड़ी में इसकी अवस्थिति है। यह एक खुला बंदरगाह है जो हेयर द्वीप के पूर्वी किनारे से 9 किलोमीटर दूर है। बाद में इसके पोताश्रय को गहरा कर उसे कृत्रिम रूप से विकसित किया गया है। यहाँ से चाय, कपास, चमड़ा, सूती वस्त्र, प्याज आदि वस्तुओं का निर्यात एवं खनिज तेल, कोयला, नमक, उर्वरक, खाद्य तेल का आयात किया जाता है। चेन्नई पूर्वी तट पर यह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। खुले समुद्र में इसकी अवस्थिति होने से जहाज को लहरों से हानि होती है। इससे बचने के लिए तट से 3 किलोमीटर दूर 914 मीटर लंबी दीवार बनाई गई है। मुंबई के पश्चात ये भारत का दूसरा सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है। इस बंदरगाह से आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं में लौह अयस्क, खाद्यान्न, चमड़ा, चीनी, तंबाकू, नारियल उत्पादन, रासायनिक पदार्थ, कोयला, कपास प्रमुख हैं। इन्नोर ये बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर चेन्नई के उत्तर में स्थित है। चेन्नई के भार को कम करने के लिए इसे विकसित किया गया है। कोयले के व्यापार हेतु इस बंदरगाह का विशेष महत्व है। तमिलनाडु सरकार अपने लिए आंतरिक एवं आयातित कोयला इस बंदरगाह से प्राप्त करती है।
विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित ये देश का एक गहरा एवं अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है। पोताश्र के मुख पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र में निकले होने के कारण ये तूफानों से स्वतः सुरक्षित है। इस बंदरगाह से आयात से अधिक निर्यात किया जाता है। बैलाडीला क्षेत्र के लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। मैंगनीज, चमड़े का सामान, खाद्यान्न, कोयला आदि सामानों का भी निर्यात होता है। आयातित वस्तुओं में खनिज तेल, उर्वरक, रसायन, मशीनरी, कोक आदि प्रमुख हैं। पारादीप, उड़ीसा के तट पर स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ यांत्रिक तरीके से लौह एवं कोयला लादने उतारने की सुविधा है। लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, ग्रेफाइट, कोयला आदि यहाँ से निर्यात किया जाता है। इंजीनियरिंग सामान, उर्वरक, मशीन आदि का आयात किया जाता है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर इस बंदरगाह का विकास किया गया है। ये कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करता है तथा उन बड़े बड़े जहाजों का आश्रय स्थल है जो कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार हेतु इस बंदरगाह का विशिष्ट महत्व है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के बाएं तट पर अवस्थित यह एक नदी पत्तन है। हुगली नदी में गाद जमने की समस्या के कारण कोलकाता तक भारी जलयान नहीं जा पाते। इसके लिए कोलकाता से 64 किलोमीटर दूर खुली खाड़ी में डायमंड हार्बर का निर्माण किया गया है। उच्च ज्वार के समय बड़े जहाज कोलकाता के मुख्य पोताश्र खिदिरपुर तक जाते हैं। कोलकाता बंदरगाह से जूट निर्मित सामान, कोयला, चमड़े का सामान, कागज, चाय, लोहा इस्पात, चीनी, अभ्रक आदि का निर्यात किया जाता है। आयातित सामानों में खनिज तेल, उर्वरक, रसायन, खाद्य तेल, इंजीनियरिंग के सामान, कपास आदि प्रमुख है। इन्वेस्टपोर्ट बंदरगाह क्षेत्र में निवेश हेतु नया कार्यक्रम। भारत में बंदरगाह के क्षेत्र में निवेश के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर जोर दिया है। भारत में इस क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर आधारित कार्यक्रम इन्वेस्टपोर्ट का शुभारंभ किया गया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में समुद्री क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। मात्रा के अनुसार 95% और मूल्य के अनुसार भारत का 70% वैश्विक व्यापार समुद्री मार्गों से ही संचालित होता है। नौवहन मंत्रालय द्वारा तैयार परिदृश्य योजना समुद्री एजेंडा 2020 में केंद्र सरकार के अधीन 13 प्रमुख बंदरगाहों के साथ ही 176 अधिसूचित गैर प्रमुख बंदरगाहों का विकास करना भी शामिल है। इस एजेंडे का उद्देश्य 3,200 मिलियन मीट्रिक टन बंदरगाह क्षमता का सृजन करता है ताकि वर्ष 2020 तक लगभग 2,500 मिलियन मीट्रिक टन के अनुमानित जिससे आवाजाही संभव हो सके। सेतु समुद्रम परियोजना भारत व श्रीलंका के बीच समुद्री मार्ग को नौवहन योग्य बनाने के लिए भारत सरकार के महत्वाकांक्षी सेतु समुद्रम शिप केनाल प्रोजेक्ट SSCP में सहयोग के लिए स्वेज नहर प्राधिकरण सुएज कनाल अथॉरिटीज का ने सहमति प्रदान की है। इस परियोजना के तहत बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल व मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार के बीच के 167 किलोमीटर के समुद्री मार्ग को पोतों के परिचालन योग्य बनाया जाना है। इसके लिए पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट्स, पाक खाड़ी, पाक बे व एडम्स ब्रिज की समुद्री चट्टानों की छटाई की जाएगी। स्वेज नहर प्राधिकरण जिसे लाल सागर, रेड सी व मेडिटेरेनियन सागर के मध्य स्वेज नहर के परिचालन का वर्षों का अनुभव है। इस कार्य के साथ साथ नहर सेतु समुद्रम नहर के संचालन में सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन ली
को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, सेतु समुद्रम कॉरपोरेशन ली। इसी प्रकार का समझौता पनामा नहर प्राधिकरण (पीसीए) के साथ भी करेगा। फिलहाल इस परियोजना में धार्मिक कारणों से रोक लगी हुई है। सेतु समुद्रम परियोजना, सागरमाला परियोजना। इस परियोजना की घोषणा 15 अगस्त 2003 को की गई थी। सड़क क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHTP) की तर्ज पर सागरमाला परियोजना को जहाजरानी के क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाएगा। परियोजना पर अगले 8-10 वर्षों में 80,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक व्यय किए जाएंगे। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी। इस परियोजना के तहत पूर्वी व पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण व क्षमता विस्तार किया जाएगा। नए बंदरगाहों का निर्माण व आंतरिक जल परिवहन तंत्र का उन्नयन भी इसके तहत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में देश के बंदरगाहों की क्षमता का विकास एवं आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण माना गया है। इसके लिए प्रमुख बंदरगाहों के तटों को चौड़ा करने के साथ साथ इनकी गहराई को बढ़ाया जाएगा तथा उन्हें आधुनिक संयंत्रों व उपकरणों से युक्त किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिकतम उपकरणों को भी इन पर तैनात किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के साथ साथ तटवर्ती नौवहन को भी इससे बढ़ावा मिल सकेगा। इस परियोजना के पहले चरण के तहत नावाशिवा एवं कोची बंदरगाहों का समन्वित विकास मार्च 2004 तक प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, जिस पर 7,500 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया था। वायु परिवहन। परिवहन क्षेत्र में वायु परिवहन सबसे त्वरित अथवा तेज और सबसे महंगा साधन है। भारत जैसे विशाल आकार वाले देश में बड़े बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्रों के बीच विद्यमान अत्यधिक दूरियों को शीघ्रता से पार करने में वायु परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही नहीं, देश के दुर्गम एवं दूरस्थ स्थानों पर पहुंच की दृष्टि से वायु परिवहन ही सबसे उत्तम माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल, मनुष्य एवं विचारों के परिवहन हेतु वायु परिवहन की आवश्यकता अपरिहार्य है। हमारे देश की वायु सीमा में वायु परिवहन की सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है। वर्तमान में प्राधिकरण 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 114 घरेलू हवाई अड्डों सहित 153 हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रहा है। सन 1953 में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके सभी कंपनियों को 2 नवनिर्मित निगमों इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया के अंतर्गत कर दिया गया। इसके पश्चात 2 और कंपनियां वायुदूत व पवनहंस लिमिटेड अंतर्देशीय वायु परिवहन हेतु स्थापित की गईं। हवाई अड्डे, एरोड्रोम्स। विमानों द्वारा उड़ान लेने अथवा उतरने की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय हवाई अड्डों को निम्न 4 श्रेणियों में बांटा गया। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, कोलकाता। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, मुंबई। कामराज हवाई अड्डा, चेन्नई। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम। बेंगलुरु हवाई अड्डा, अमृतसर हवाई अड्डा, कोची हवाई अड्डा, श्रीनगर हवाई अड्डा, नागपुर हवाई अड्डा व जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा आदि। यहाँ विदेश जाने वाले विदेशी वायुयान मुख्यतः ठहरते हैं। द्वितीय श्रेणी के मुख्य हवाई अड्डे, मेजर एरोड्रोम्स। यहाँ से छोटे बड़े सभी वायुयान उड़ान भर सकते हैं, जैसे अगरतला हवाई अड्डा, दिल्ली। सफदरजंग हवाई अड्डा, चेन्नई। सेंट थॉमस माउंट हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, वाराणसी हवाई अड्डा व तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा आदि।
मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे इंटरमीडिएट एरोड्रोम्स निम्न हैं: औरंगाबाद, बेहाना, बेलबावी, भावनगर, भुंतर, कुल्लू, भोपाल, भुवनेश्वर, भुज, मुंबई, जुहू, कोयम्बटूर, गया, इंदौर, जूनागढ़, केशोद, कैलाश शहर, कमलपुर, कांडला, खजुराहो, खोवाई, कोटा, कुंभीग्राम, मदुरै, मंगलौर, बाजपे, मोहनवाड़ी, मुजफ्फरपुर, खोसौट, नादिरगुल, हैदराबाद, उत्तरी लखीमपुर, लीलाबारी, पन्नागढ़, पंतनगर, फूलबाग, पोरबंदर, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, राजकोट, रांची, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम, तुलीहल, इम्फाल, उदयपुर, बड़ोदरा, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम। निम्न श्रेणी के छोटे हवाई अड्डे माइनर एरोड्रोम्स निम्न हैं: अकोला, बलूरघाट, बरापानी, असोम, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, चकुलिया, बिहार, कूच बिहार, कुडप्पा, आंध्र प्रदेश, दानाकोंदा, तमिलनाडु, हसन, झांसी, झरसुगुड़ा, उड़ीसा, जबलपुर, कानपुर, खंडवा, कोल्हापुर, जोगबानी, ललितपुर, मालदा, मैसूरू, सतना, पालनपुर, दीसा, राजमहेंद्री, रामनाथपुरम, सहारनपुर, शैला, असोम, शोलापुर, रक्सौल, पन्ना, पासीघाट, रूपसी, तंजावुर, बेल्लौर, वारंगला आदि। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पीपीपी आधार पर निर्मित ये हवाई अड्डा सर्वप्रथम हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसका संचालन 23 मार्च 2008 से प्रारंभ हुआ। इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश सरकार, एआई, जीएमआर ग्रुप तथा मलेशिया एयरपोर्ट होल्डिंग्स बरेहाद ने मिलकर शेयर धारकों के रूप में की है। ये संस्थाएं मिलकर हवाई अड्डे का संचालन करेगी। 30 वर्षों तक के इस समझौते को आगे 30 वर्षों तक और बढ़ाया जा सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। बजटीय सहायता से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की योजना एआई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बनाए। पैकेयांग, सिक्किम, चेतु, नागालैंड तथा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसके शीघ्र पूरे होने की संभावना है। पहला एयर फ्रेट कॉरिडोर 19 जून 2017 को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने काबुल को नई दिल्ली के मध्य एयर फ्रेट कॉरिडोर फ्लाइट का शुभारंभ किया। ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य पहला एयर फ्रेट कॉरिडोर है। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने उड़े देश का आम नागरिक नामक क्षेत्रीय संपर्क योजना को शिमला हवाई अड्डे से प्रारंभ किया। क्षेत्रीय उड्डयन बाजार विकसित करने के लिए यह एक नवाचारी योजना है, जिससे देश में क्षेत्रीय वायु संपर्क को बेहतर बनाया जा सकेगा। ये योजना जून 2016 में जारी की गई राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति NCAR 2016 का एक प्रमुख घटक है। गगन परियोजना 13 जुलाई 2015 को जीपीएस सहायता प्राप्त नेविगेशन संवर्धित नेविगेशन गगन औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। अमेरिका के WS एवं यूरोप के EGNOS के बाद भारत SVS उपलब्धि को प्राप्त करने वाला तीसरा देश है। इस प्रणाली का उपयोग नागरिक उड्डयन की सूक्ष्म आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीपीएस की शुद्धता और समग्रता में वृद्धि हेतु किया जाता है। इसके साथ ही हवाई मार्गों की सीधी व्यवस्था होने के कारण हवाई मार्गों एवं ईंधन की खपत आदि में कमी आने की संभावना है। यह उपग्रह ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक के भौगोलिक क्षेत्र की सूचनाएं प्रदान करता है। संचार व्यवस्था भारत में वर्तमान डाक प्रणाली का आरंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1766 में स्थापित इस डाक प्रणाली का विस्तार वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन कलकत्ता GPO
की स्थापना करके किया। अन्य 2 प्रेसिडेंसियों मद्रास और बम्बई में क्रमशः 1786 और 1793 में जनरल पोस्ट ऑफिस खोले गए। भारत में आम नागरिक के लिए डाक सेवा का आरंभ सर्वप्रथम 1837 में किया गया था। इसके पूर्व इस सेवा का उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए ही किया जाता था। प्रथम डाक टिकट 1852 में कराची में जारी किया गया था। इस डाक टिकट की वैधता सिंध सूबे में ही थी। 1854 में भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत 700 डाकघर कार्यरत थे। इसी समय भारतीय डाक विभाग का पुनर्गठन एक संस्था के रूप में किया गया। भारत में डाक सेवाओं का निर्धारण इंडियन पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1898 के अंतर्गत किया जाता है। इस अधिनियम द्वारा सरकार को देश में पत्रों को जमा करने, ले जाने तथा पहुंचाने का एकाधिकार प्राप्त है। भारत का डाक नेटवर्क विश्व का सबसे विशाल नेटवर्क है। देश को स्वाधीनता प्राप्ति के समय देश भर में कुल 23,344 डाकघर थे, जिनमें से शहरी क्षेत्रों में 4.160 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 19.184 डाकघर थे। अब डाकघरों की संख्या देश में 1,55,669 है, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 1,39,120 तथा शहरी क्षेत्रों में 16,396 हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक डाक नेटवर्क में लगभग 7 गुना की वृद्धि हुई है। भारतीय डाक नेटवर्क का विस्तार विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में विभागेतर डाकघर प्रणाली के माध्यम से हुआ है। औसतन लगभग 21.10 वर्ग किमी के क्षेत्र में एक डाकघर द्वारा लगभग 6,609 लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या, व्यक्तियों की आय तथा दूरी के मानदंडों के आधार पर डाकघर खोले जाते हैं। एक सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में डाकघर खोलने में विभाग की लागत के 66.1% सब्सिडी दी जाती है, जबकि पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में लागत के 85% तक सब्सिडी दी जाती है। डाक प्रणाली। प्रथम श्रेणी की डाक, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र तथा लिफाफों को उनके गंतव्य स्थल तक विमान द्वारा पहुंचाया जाता है, जबकि द्वितीय श्रेणी की पार्सल, बुक पोस्ट, पंजीकृत डाक, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आदि घरेलू डाक को भूतल परिवहन साधनों अर्थात रेल, बस आदि के माध्यम से ले जाया जाता है। मनी ऑर्डर 1880 में शुरू किए इस सेवा में सामान्य मनी ऑर्डर प्रणाली के तहत प्रत्येक मनी ऑर्डर अधिकतम 5,000 रुपये तक भेजे जा सकते हैं। 2016 में ये सेवा बंद कर दिया गया। टेक्नोलॉजी अंगीकरण। भारतीय डाक विभाग की परिकल्पना इस संगठन को सामाजिक दृष्टि से प्रतिबद्ध, टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित उद्यम की तरह प्रबंधित और आत्मनिर्भर बनाने की है। इसके लिए टेक्नोलॉजी अपनाने की एक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके उद्देश्य हैं: 1. सभी प्रमुख डाकघरों का कंप्यूटरीकरण और उन्हें नेटवर्क के रूप में जोड़ना। 2. वीसेट नेटवर्क के जरिए मनी ऑर्डर का प्रेषण। 3. डाक प्रसंस्करण के लिए स्वचालित केंद्र खोलना। 4. भारत सरकार की ई गवर्नेंस की दिशा में पहल को अपनाना तथा 5. आधुनिकीकरण द्वारा ग्राहकों एवं कर्मचारियों को संतुष्ट करना है। डाक दुकानें। डाक विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण डाकघरों के प्रांगण में डाक दुकान योजना का आरंभ 1994-95 में किया गया था। देश भर में संचालित ऐसी 26 डाक दुकानों में लेखन सामग्री, शुभकामना पत्र तथा छोटी उपहार वस्तुएं बेची जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक। भारत 1976 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीए) का और 1964 में एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य बना।
इन संगठनों का उद्देश्य अन्य देशों के साथ डाक संबंध बढ़ाना, इसे सुविधाजनक बनाना और उनमें सुधार लाना है। भारत 217 देशों के साथ हवाई और सड़क मार्ग की डाक का आदान प्रदान करता है। चुनिंदा देशों से धन भारत को मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डरों के जरिए भेजा जा सकता है। भारत और 27 देशों के मध्य मनी ऑर्डर सेवा उपलब्ध है। भूटान और नेपाल के साथ उसकी दो तरफा मनी ऑर्डर सेवा है, जिसके जरिए मनी ऑर्डर भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सेवा 1986 में 5 देशों के साथ शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का विस्तार 150 से अधिक देशों तक हो गया है। आयात निर्यात सुगम बनाने के उद्देश्य से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में प्रधान विदेशी मुद्रा विनिमय केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, कोची, श्रीनगर और नोएडा में उप विदेशी डाकघर खोले गए हैं। वाराणसी, कानपुर, सूरत, लुधियाना, मुरादाबाद और गुवाहाटी में निर्यात विस्तार खिड़कियां खोली गई हैं, जो इन शहरों में निर्यातकों, पर्यटकों की जरूरतें पूरी करती हैं। वित्तीय सेवाएं। डाकघर बचत बैंक के 16.89 करोड़ खातेदारों का विशाल आधार है और इसमें हर साल औसतन लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए जमा होते हैं। पूरे देश में डाकघरों के माध्यम से 8 प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये हैं बचत खाते, आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय योजना, लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। पोस्टल फाइनेंस मार्ट। पिछले दशक में वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के साथ डाकघरों ने ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं देने का प्रस्ताव किया। इनमें एक ही स्थान पर डाक वित्त सेवाएं देने की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुसार लघु बचत सेवाएं देना शामिल है। एक ही स्थान पर कंप्यूटरीकृत ढंग से बचत प्रमाण पत्र, डाक जीवन बीमा, मनी ऑर्डर जैसे घरेलू धन अंतरण और गैर जीवन भागीदार ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस बॉन्ड और सिक्योरिटीज, अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण और म्यूचुअल फंड आदि निजी सार्वजनिक भागीदारी वाले उत्पाद किए जाने की व्यवस्था की गई। तत्काल मनी ऑर्डर। यह अनिवासी भारतीयों के लिए होगी। ये सेवा 1,000 से 50,000 रुपये तक की है और समय आधारित है। इसे उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो चाहते हैं कि उनका भेजा धन उनके परिवार को मिनटों में मिल जाए। छात्रों, अस्पतालों और व्यापार के सिलसिले में अदायगी हेतु व्यापारियों के लिए ये बहुत उपयोगी सेवा है। अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंटरनेशनल नाम की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सहयोग से शुरू की गई। यह सेवा ग्राहकों को 205 से अधिक देशों में भेजी गई धनराशि को तत्काल प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। म्यूचुअल फंड और प्रतिभूतियों का वितरण। डाकघरों का विस्तारशील नेटवर्क कुछ चुने हुए म्यूचुअल फंडों और बॉन्डों, प्रिंसिपल प्रूडेंशियल ICI, SBI, ICICI कैपिटल, IDBI, RBI बॉन्ड्स, UTI AMC लिमी का वितरण कर रहा है। इस सेवा में जहां देश के पूंजी बाजार की पहुंच का दायरा बड़ा है, वहीं आम आदमी को शेयर बाजार आधारित निवेश का विकल्प उपलब्ध हो गया है। बचत खाता धारकों के लिए दुर्घटनावश मृत्यु बीमा। डाकघर बचत बैंक में मामूली प्रीमियम अदा करने वाले बचत खाता धारकों का दुर्घटनावश मृत्यु बीमा करने की योजना शुरू की है। ये सुविधा मासिक आय योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के खाता धारकों के लिए भी उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का मूल्य संवर्धन। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के ग्राहक अब तिमाही ब्याज अदायगी डाकघर के मनी ऑर्डर के जरिए घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।
अनेक बहुत वृद्ध और चलने फिरने में असमर्थ खाताधारक इस योजना के अंतर्गत खर्च के लिए तिमाही ब्याज अदायगी प्राप्त कर सकते हैं। डाक जीवन बीमा। डाक जीवन बीमा का आरंभ 1884 में डाक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कल्याण के उपाय के तौर पर किया गया था। कालांतर में केंद्र राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों तथा डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए इसका विस्तार किया गया। डाक जीवन बीमा के अंतर्गत 5 योजनाएं हैं। 1. सुरक्षा जीवन भर का बीमा। 2. सुविधा परिवर्तनीय जीवन भर के लिए बीमा। 3. संतोष एंडाउमेंट बीमा। 4. सुमंगल पूर्वानुमानित एंडाउमेंट बीमा। और 5. युगल सुरक्षा दंपतियों के लिए संयुक्त एंडाउमेंट बीमा। ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना 1995 का इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों तथा समाज के कमजोर वर्गों को कम प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना था। इसे अब स्थायी आधार पर चलाने की अनुमति दे दी गई है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत 5 तरह की योजनाएं हैं। 1. ग्राम सुरक्षा जीवन भर का बीमा। 2. ग्राम सुविधा परिवर्तन की सुविधा के साथ जीवन भर का बीमा। 3. ग्राम संतोष एंडाउमेंट बीमा। 4. ग्राम सुमंगल पूर्वानुमानित एंडाउमेंट बीमा। और 5. ग्राम प्रिय 10 वर्षीय पूर्वानुमानित एंडाउमेंट बीमा। ग्राहक सेवा जनता की शिकायतें निपटाने के लिए डाक विभाग की 1948 से ही सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित है। इस समय जिला मुख्यालय, मंडलीय मुख्यालय स्तर पर 1166 कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्र है। देश के सभी मुख्य डाकघर इस नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं और इसका उद्देश्य जनता की शिकायतें निपटाने के साथ साथ ग्राहकों द्वारा वांछित सूचना एवं सहायता शीघ्रता तथा आसानी से उपलब्ध कराना है। इसने शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों को आपस में जोड़ने के लिए वेब आधारित प्रणाली का विकास किया है। विभाग अपना नागरिक अधिकार पत्र देश के सभी प्रमुख डाकघरों में एक मिशन के तौर पर लागू कर रहा है। विभाग ने व्यक्तिगत दौरों, टेलीफोन संदेशों और प्रश्नावलियों के माध्यम से भी ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए जोरदार पहल की है। दूरसंचार टेलीग्राफ और टेलीफोन के आविष्कार के तुरंत बाद ही भारत में दूरसंचार सेवाएं आरंभ हो गई थीं। कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन 1851 में प्रारंभ हुई। टेलीग्राफ की ही तरह टेलीफोन सेवा भी 1881-82 में टेलीफोन के आविष्कार के सिर्फ 6 साल बाद कोलकाता में ही शुरू हुई थी। 700 लाइनों की क्षमता वाला पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज 1913-14 में शिमला में चालू किया गया। स्वतंत्रता के बाद देश में दूरसंचार सेवाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है और एक स्वतंत्रता नियामक संस्था की स्थापना की गई। दूरसंचार विभाग की सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी कार्य को अलग करने तथा सरकारी सेवा प्रदाता सहित सभी सेवा प्रदाताओं को समान अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अक्टूबर 2000 में एक नया सार्वजनिक उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) गठित किया गया, जिसने पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग की सेवाएं उपलब्ध कराने संबंधी तमाम गतिविधियां अपने हाथ में ले ली हैं। पुनर्तः स्वचालित इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग (ISD) सेवा लगभग सभी देशों के लिए उपलब्ध है। नेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग (NSD) सेवा से जुड़े केंद्रों की कुल संख्या 31.686 से अधिक है।
अंतर्राष्ट्रीय संचार के क्षेत्र में उपग्रह संचार और समुद्री ऑप्टिकल फाइबर संपर्क से जबरदस्त प्रगति हुई है। बातचीत की सुविधा वाली और ध्वनि विहीन दूरसंचार सेवाएं, जिनमें डेटा संप्रेषण, फैक्सीमाइल, मोबाइल रेडियो, रेडियो पेजिंग और लीज्ड लाइन सेवाएं शामिल हैं, आवासीय तथा व्यावसायिक दोनों ही तरह के ग्राहकों की विभिन्न प्रकार की मांगें पूरी करती हैं। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) सुविधा कई शहरों के लिए उपलब्ध है। कंप्यूटर संचार सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सुविधा वाला अलग पैकेट स्विच्ड पब्लिक डेटा नेटवर्क भी उपलब्ध कराया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में नियामक ढांचा 1997 के प्रारंभ में दूरसंचार विनियामक अधिनियम 1997 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं और उससे संबद्ध अथवा उससे उत्पन्न मुद्दों का विनियमन करना था। दूरसंचार के क्षेत्र में उदारीकरण तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी और सभी ऑपरेटरों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए विनियामक की स्थापना आवश्यक समझी गई। 2000 के प्रारंभ में किए गए संशोधनों के माध्यम से नियामक ढांचे तथा विवाद निपटाने की प्रणाली को सुदृढ़ किया गया। टीआरएआई की भूमिका तथा कार्यों को स्पष्ट करने के साथ उसे अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए। विवादों को शीघ्रता से निपटाने के लिए दूरसंचार विवाद निवारण तथा अपील न्यायाधिकरण का भी गठन किया गया। भारत सरकार की 9 जनवरी 2004 की एक अधिसूचना के जरिए प्रसारण तथा केबल सेवाएं भी दूरसंचार सेवाओं के दायरे में लाई गई हैं। ग्रामीण संचार सेवक योजना 24 दिसंबर 2002 को परीक्षण के तौर पर यह योजना प्रारंभ की गई। वितरण इसके अंतर्गत एजेंट, भारत संचार निगम लिमिटेड के फ्रेंचाइजी के रूप में कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण डाक सेवकों को ग्रामीण संचार सेवक कहा जाएगा। ये सेवक गांवों में अपने वितरण क्षेत्र के लोगों को घर घर जाकर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए उन्हें अपने बैग में चलता फिरता टेलीफोन, मोबाइल फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल साथ रखना होगा, जिसमें टेलीफोन शुल्क दर्शाने के लिए डिस्प्ले यूनिट भी लगी होगी। इस परीक्षण योजना के तहत देश के 8000 गांवों में विस्तारित टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1800 ग्रामीण संचार सेवकों का चयन किया गया है। ये योजना एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ के वर्तमान फ्रेंचाइजी की ही शर्तों पर चल रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा तथा पंजाब जैसे टेलीफोन की पर्याप्त सुविधाओं वाले सर्किलों को छोड़कर यह योजना देश भर में लागू की गई है। जीएसएस को बाहर की जाने वाली कॉल्स पर 20% कमीशन दिया जाता है। ग्रामीण संचार सेवक गांव में किसी व्यक्ति को टेलीफोन संदेश पहुंचाने के लिए 5 रुपये ले सकता है। लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा एनएलडी 13 अगस्त 2000 से निजी क्षेत्र के लिए खोली गई। भारत में पंजीकृत ऐसी कंपनियां जिनकी नेटवर्क 2.5 करोड़ रुपये और चुकता हिस्सा पूंजी 2.5 करोड़ रुपये है, इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदक कंपनी में कुल विदेशी हिस्सा पूंजी पूरी लाइसेंस अवधि के दौरान 74% से अधिक नहीं। होनी चाहिए। आवेदक कंपनी को इक्विटी में एनआरआई, ओसीबी, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों के निवेश को विदेशी इक्विटी में गिना जाता है। लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर से पहले 2.5 करोड़ रुपये प्रवेश शुल्क देना होता है। सेल्यूलर सेवाएं एकीकृत संदेश सेवा यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विस यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विस यूएमएस एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से वॉइस मेल, फैक्स और ईमेल तीनों को टेलीफोन उपकरण, फैक्स मशीन, मोबाइल फोन, इंटरनेट ब्राउजर आदि की मदद से एक ही मेल बॉक्स से प्राप्त किया जा सकता है।
फिलहाल 8 कंपनियों के पास 7 शहरों में ये सेवा उपलब्ध कराने के लिए 15 लाइसेंस हैं। पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विस (PMRTS) नई दूरसंचार नीति 1999 के परिप्रेक्ष्य में पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विस के लिए नीति की घोषणा नवंबर 2001 को की गई। नई PMRTS सेवा के लिए PMRTS संपर्क की भी इजाजत है। इस समय 18 शहरों में ये सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 14 कंपनियों को 36 लाइसेंस दिए गए हैं। लाइसेंस शुल्क राजस्व भागीदारी के रूप में होता है, जो समायोजित सकल राजस्व का 5% है। उपग्रह के माध्यम से ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सेवा नई दूरसंचार नीति 1999 के संदर्भ में उपग्रह के जरिए ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन (GMPCS) सेवा के लिए लाइसेंस जारी करने की नीति 2 नवंबर 2001 को घोषित की गई। अब तक भारत में ये सेवा देने के लिए किसी को लाइसेंस नहीं दिया गया। इसका लाइसेंस शुल्क राजस्व भागीदारी के रूप में है, जो समयोजित सकल राजस्व का 10% है। प्रवेश शुल्क करोड़ है। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र (CDOT) 1984 में स्थापित इस संस्था का उद्देश्य अनुकूल स्विचिंग प्रणालियों की एक नई पीढ़ी का विकास करना था। यह एक स्वायत्त पंजीकृत निकाय है। इसने कम खर्चीले उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला का विकास किया, जिसमें उन्नयन क्षमता तथा सुदृढ़ता थी, ताकि वह भारतीय दूरसंचार प्रणाली के समक्ष आने वाली विषम परिस्थितियों को झेल सकें। दूरसंचार विभाग द्वारा सहायता प्राप्त CDOT आज ग्रामीण दूरसंचार के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। वर्तमान समय में ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क के अंतर्गत 27,000 एक्सचेंज कार्यरत हैं। वायरलेस नियोजन तथा समन्वय स्कंध वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग 1952 में स्थापित यह संस्था दूरसंचार संबंधी समस्त मामलों हेतु संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (ITU) के साथ विभिन्न मुद्दों पर संपर्क करने के लिए केंद्रीय एजेंसी है। ये स्कंध देश में रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग के नियमन तथा समन्वय के लिए राष्ट्रीय रेडियो नियमन प्राधिकरण के रूप में कार्यरत है। दूरसंचार क्षेत्र के अंतर सरकारी संगठन एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी के साथ यही स्कंध संपर्क स्थापित करता है। यही स्कंध भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत भारत में वायरलेस केंद्र की स्थापना, रखरखाव व कामकाज के लिए लाइसेंस जारी करता है तथा वायरलेस केंद्र स्थापित किए जाने के स्थानों के संबंध में स्वीकृति प्रदान करता है। दूरसंचार के क्षेत्र में ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय का कार्य भी करता है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) अप्रैल 1986 को बना था। ये संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसे मुंबई, कल्याण, नवी मुंबई, ठाणे और दिल्ली महानगरों की सीमाओं में दूरसंचार सेवाओं के प्रबंधन, नियंत्रण और संचालन का दायित्व सौंपा गया है। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में मोबाइल सेवाएं दे रहा है। MTNL कुछ गिने चुने उन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में से एक है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। अपनी स्थापना के बाद से निगम ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। निगम का सर्वांगीण विकास तथा संचालन कुशलता का बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए टेलीफोन के अतिरिक्त अनेक सेवाएं जुटाना, जैसे कंप्यूटरीकृत प्रातः अलार्म, वॉइसमेल, रेडियो पेजिंग, स्वचालित नंबर परिवर्तन घोषणा, टेलेक्स, सेलुलर टेलीफोन सेवा, टेलीमेटिक्स सर्विस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टैक्स आदि सेवाएं। संचालन संबंधी मानदंडों जैसे फॉल्ट रेट (STD),
तथा कॉल कंप्लीशन रेट और मैनुअल ट्रंक एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना। टेलीफोन अदालत और ओपन हाउस सेशन आयोजित करना। उपभोक्ताओं की टेलीफोन संबंधी टेक्निकल मरम्मतों एवं शिकायतों के लिए डिविजनल कार्यालयों में त्वरित उपभोक्ता सेवा केंद्र की स्थापना। विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) ये भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली एकमात्र कंपनी है जिसे इस क्षेत्र में 2004 तक एकाधिकार प्राप्त था। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से संपर्क हेतु VSNL ने नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जालंधर, गांधीनगर तथा एर्नाकुलम में 7 गेटवे स्थापित किए हैं। प्राथमिक सेवाओं के साथ साथ BSNL टीवी, प्रसारण, रिसेप्शन, उपग्रह आधारित ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन, तीव्र गति की डिजिटल लीज लाइन ISDN, गेटवे पैकेट स्विचिंग, इंटरनेट संपर्क, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा फ्रेम रिले सेवा जैसी मूल्य संवर्धित सेवाएं भी प्रदान करता है। ये देश में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। राष्ट्रीय लंबी दूरी टेलीफोन सुविधा लंबी दूरी की कॉल को निजी कंपनियों हेतु खोलने के लिए सरकार द्वारा अगस्त 2000 को घोषित नई नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। STD सेवा के क्षेत्र में कंपनियों का प्रतिबंध रहित प्रवेश। अंतर्राज्यीय STD कॉल हेतु कंपनियों के मध्य खुली प्रतिस्पर्धा, 20 वर्षीय अवधि का लाइसेंस, इसे एक बार में 10 वर्ष तक के लिए और बढ़ाया जा सकता है। कंपनियों की चुकता इक्विटी पूंजी 250 करोड़ रुपए और उनका शेष मूल्य 2500 करोड़ होना चाहिए। कंपनियां सरकार को आय का अधिकतम 15% लाइसेंस शुल्क के रूप में देंगी। 1 अक्टूबर 2000 से सरकार द्वारा दूरसंचार सेवा विभाग तथा दूरसंचार संचालन विभाग को निगमित कर भारत संचार निगम लिमिटेड बना दिया गया है। भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड ITI जनवरी 1950 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में परिवर्तित भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड बेंगलुरु की स्थापना जुलाई 1948 में की गई थी। ITI भारत में दूरसंचार उपकरण बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अतिरिक्त वह दूरसंचार विभाग, रक्षा मंत्रालय, रेलवे तथा अन्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। समस्त भारत में इस कंपनी की 7 निर्माण इकाइयां हैं। बेंगलुरु में 2, नैनी, रायबरेली, मनकापुर, पलक्कड़ तथा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में एक। वर्तमान समय में देश के दूरसंचार नेटवर्क में ITI का योगदान 80% से अधिक है। वर्तमान में ये कंपनी कुछ प्रमुख उन्नत टेक्नोलॉजियों जैसे ऑन माइक्रोवेव, फाइबर ऑप्टिक उत्पाद आदि का एकमात्र भारतीय स्रोत है। हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड 1960 में गठित हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड का कार्य दूरसंचार विभाग के टेलीग्राफ तथा टेलेक्स नेटवर्कों हेतु इलेक्ट्रो टेलीप्रिंटर बनाना था। वर्तमान समय में टेलीप्रिंटर निर्माण का कार्य बंद कर कंपनी अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपकरण, ट्रांसमिशन उपकरण, डाटा टर्मिनल एक्सेस उत्पाद, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम्स, पावर प्लांट, PCO, मॉनिटरों, लाइन जैक इकाइयों आदि का निर्माण कर रही है तथा एक उन्नत दूरसंचार उत्पादनकर्ता का रूप धारण कर चुकी है। टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL की स्थापना 1978 में की गई थी। इस समय ये कंपनी बहुआयामी दूरसंचार संगठन है जो परिकल्पना से लेकर उसके पूरा होने तक समग्र दूरसंचार समाधान प्रस्तुत करती है।
कंपनी की असली महारत जीएसएम, सीडीएमए, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रेडियो, ट्रैकिंग और अपने इस्तेमाल के अन्य नेटवर्कों के आईटी नेटवर्क तैयार करने और स्विचिंग, ट्रांसमिशन, ग्रामीण संचार, ई गवर्नेंस, ई शिक्षा, टेलीमेडिसिन आदि क्षेत्रों में है। इस कंपनी ने राजस्थान में जीएसएम सेवाएं देने के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। टीसीआईएल पश्चिम एशिया और अन्य 60 देशों में परियोजनाएं पूरी कर रहा है या कर चुका है। इनमें पूर्वी एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मध्य एशिया के देश शामिल हैं। 30 लाख रुपए की पूंजी से प्रारंभ करके इस कंपनी ने 5 बार बोनस शेयर जारी करके अपनी पूंजी बढ़ाकर 28.80 करोड़ रुपए कर ली है।